वो जारी हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नोटिस यहाँ पे फॉर्म कब से स्टार्ट होते हैं उससे लेके हर एक चीज यहाँ पे बताएगी। बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है, फॉर्म भरते टाइम खुद से भरते हैं, आप बाहर जाके किसी से भरवाते हैं, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम एज है ना, मान लीजिए 30 है तो उसमें 5 जोड़ दीजिए। अब आपकी 12 चल रही है जिन बच्चों की, वो सोचे होंगे सर कब तक फॉर्म भर सके। मेरे भाई अगर 1 अगस्त 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है, पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जॉब। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं स्मार्ट विंग्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरे भाई आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी को लेके, जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। एसएससी चेयरमैन साहब ने ये नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। पिछले साल का रिजल्ट फाइनल अभी तक नहीं आया, लेकिन अगले साल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। मेरे भाई आज के सेशन में हम बात करेंगे शुरू से लेके एंड तक जो जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए, फॉर्म फिल करने से लेके एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन तक क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं पिछली बार से इस बार के एग्जाम में, क्या सेक्शनल टाइमिंग का कंसेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, हर एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह आपको कहां पे देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो मेरे भाई आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पे जाएंगे तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इसका नोटिस जो है मेरे भाई वो जारी हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा। 85 पेजेस का आपके पास में ये नोटिस रहने वाला, बहुत सारी चीजें आप डिटेल में आराम से फुर्सत से सारी चीजें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म कब से स्टार्ट होते हैं उससे लेके हर एक चीज यहाँ पे बताई गई है डिटेल में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है मेरे भाई, ये सारी चीजें जो है वो शामिल कर दी है एक ही जगह पे और आपको बताने की कोशिश की है, तो उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट सारी एसएससी या दूसरे एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। जैसे कि ये देखो, ये स्टेनो का नोटिफिकेशन जारी होते ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दी गई थी, इससे रिलेटेड क्या आपका पैटर्न रहने वाला है, क्या दूसरी चीजें, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, तो ये आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन की, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें यहाँ चेयरमैन साहब ने यहाँ पे डाल के दी है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे भाई ऑफिशियल वैकेंसी का अनाउंसमेंट आपका हो चुका है। ओवरऑल 731 अप्रोक्स आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है। देखो थोड़ी सी कम वैकेंसीज आपको नजर आ रही है ना, उसके हिसाब से डरना मत। पिछली बार जो टेंटेटिव वैकेंसीज आई थी वो ऑलमोस्ट 250 के अराउंड आई थी, 261 अराउंड कुछ वैकेंसीज थी, तो उससे तो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जरूर आपकी बढ़ेगी वैकेंसीज एग्जाम होने तक, उसके बाद में कभी भी फाइनल सिलेक्शन से पहले ये वैकेंसीज डबल से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये गारंटी मैं देता हूं। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि कम वैकेंसी है मेरे भाई। अब ये वैकेंसी स्टेनोग्राफर सी और डी ग्रेड को लेकर रहने वाली, एक नॉन गैजेटेड बी में भी आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम पता करने वाले हैं आज के इस सेशन में मेरे भाई। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं 24 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट से जिस भी बच्चे को फॉर्म फिल करना है फिल कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है, फॉर्म भरते टाइम खुद से भरते हैं, आप बाहर जाके किसी से भरवाते हैं, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 15 मई। तो लास्ट डेट का वेट किसी भी बच्चे को नहीं करना। देखो लास्ट के दिनों में क्या होता है ना, ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है वेबसाइट पे, तो भूले भटके लोग सारे उसी दिन आके भरते हैं, तो आपकी वेबसाइट नहीं चली अगर उस दिन तो दिक्कत हो जाएगी। और फॉर्म भरने के बाद में फीस भरने की लास्ट डेट क्या है, 16 मई रहने वाली है मेरे भाई। और सब कुछ होने के बाद में एक फॉर्म में करेक्शन का विंडो खुलेगा कि बाई चांस मान लो किसी ने ये वीडियो नहीं देखा और गलती कर दी, तो वो गलतियां सुधारने का मौका भी उनको दिया जाएगा। 20 और 21 तारीख को ये मौका मिलेगा, 21 तारीख की रात 11 बजे तक, ठीक है ना। जो भी डेट दी जाती है उसकी रात 11 बजे तक ये विंडो ओपन रहती है, जिस भी विंडो की बात कर ले। तो करेक्शन के मौके आपको 2 बार दिए जाएंगे, फर्स्ट करेक्शन सेकंड करेक्शन, 2 आप करेक्शन कर सकते हो मेरे भाई। वहां पे फर्स्ट करेक्शन की कुछ फीस होती है, सेकंड करेक्शन की कुछ फीस होती है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका जो एग्जाम होगा CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका रहने वाला है, उसकी टेंटेटिव डेट दी गई है यहाँ पे जुलाई अगस्त की, ठीक है ना। ये पहले थोड़ा सा लेट होने वाला था, आपका अगस्त सितंबर में होने वाला था, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे खिसका दिया है। पिछली साल का रिजल्ट भी नहीं आया फाइनल, फिर भी ये चीजें हो रही है। देखो कुछ भी कर रहे हैं चेयरमैन साहब, कुछ भी कर सकते हैं।
फिर मेरे भाई बात करते हैं एप्लीकेशन की फीस रहने वाली है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 100 रुपये, और इसके अलावा बाकी सब चाहे वो महिलाएं हो, एससी एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, ईएसएम हो, सारे के सारे लोगों को कोई फीस नहीं देनी है। यूपीआई मोड से आप पेमेंट कर सकते हो, भीम यूपीआई, दूसरा यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड आपके पास में, किसी से भी पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट करेक्शन के 200 चार्जेस है और सेकेंड करेक्शन के 500 चार्जेस हैं, और कोई भी पैसा वापस रिफंड नहीं होगा आपको किसी भी सिचुएशन में। चलिए फिर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कि भाई एज क्राइटेरिया क्या होता है और नेशनलिटी क्या होती है। भाई इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए या फिर सब्जेक्ट होने चाहिए कहाँ के, नेपाल, भूटान के, जो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसके साथ में आप अगर हो तो। और एज जो है ना वो चेक की जाएगी 1 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग मेरे भाई, 1/1/26 के अकॉर्डिंग नहीं, 1 अगस्त 26 के अकॉर्डिंग। यानी आपकी सी ग्रेड में डेट होनी चाहिए 2 अगस्त 1996 से लेके 1 अगस्त 2008 तक। ये अगर आपकी डीओबी है इसके बीच में मेरे भाई तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 18 से लेके 30 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और डी ग्रेड की बात करें तो 18 से 27 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें डेट क्या होनी चाहिए, आपकी डीओबी होनी चाहिए मेरे भाई 2 अगस्त 99 से लेके 1 अगस्त 2008 तक। इसमें ये डेट्स भी इंक्लूडेड है, ये मैं आपको अलग से बता दूं। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें हो जाती है। अब अगर इसमें रिलैक्सेशन की बात करें कि सर 30 साल है लेकिन कैटेगरी लगती है, इसमें क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ एज बढ़ जाएगी क्या इसमें, या फिर मैं एक्स सर्विसमैन हूं सर जी तो क्या यहाँ पे एज बढ़ जाएगी, तो उसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई। SC ST में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, जो भी मैक्सिमम एज है ना, मान लीजिए 30 है तो उसमें 5 जोड़ दीजिए, अब आपकी मैक्स एज हो जाएगी फॉर्म फिल करने की 35 साल। आ रही है बात समझ में? ऐसे मत करना सर 18 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है तो 5 साल का मिलेगा मतलब 13 साल से भर सकते हैं क्या, ऐसे मूर्खता मत करना। ठीक है ना, मैक्सिमम में बढ़ा के तो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया यहाँ पे बढ़ जाता है। ओबीसी में 3 साल का मिलेगा, और अगर बेंचमार्क्ड डिसेबिलिटी के साथ में कोई पर्सन है मेरे भाई, यूआर कैटेगरी में 10 साल का मिलता है, ओबीसी में 13 और SC ST में 15 साल का उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं, अगर इस पे आपको सेपरेट कोई वीडियो शॉर्ट्स चाहिए मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। 40% या उससे ज्यादा आप डिसेबल है मेरे भाई तो आप इस कैटेगरी में इंक्लूड हो जाते हैं, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल मेरे भाई वो रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। और सेंट्रल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई है तो उसकी सर्विस मिनिमम 3 साल की होनी चाहिए अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो। अगर 3 साल आपने सर्विस दी है या उससे ज्यादा दी है तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आप 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST में आप 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर विडोज की और डाइवोर्स्ड जो महिलाएं हैं उनकी बात करें तो 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है मेरे भाई कि आपने वापस शादी नहीं करी हो, आपने मतलब इन महिलाओं ने वापस शादी नहीं करी हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 12th पास आउट आप होनी चाहिए मेरे भाई, और किस डेट तक पास हो जानी चाहिए। जो 12th चल रही है जिन बच्चों की, वो सोचे होंगे सर कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो मेरे भाई अगर 1 अगस्त 2026 तक आपकी 12th कंप्लीट हो चुकी है, इस डेट तक तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कंप्लीट नहीं हुई है मेरे भाई तो नहीं भर पाएंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ये तहलका मचा हुआ है पूरे मार्केट में कि मेरे भाई एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ गया है कि भाई सेक्शनल टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सेक्शनल टाइमिंग का जो हवा बना रखा है ना, डर है ना मार्केट में, ये बनता नहीं। सेक्शनल टाइमिंग सिर्फ एक बच्चे के लिए लागू नहीं होने वाली है, ये सारे बच्चों के लिए लागू होती है। ठीक है ना, तो अगर लेवल बढ़ रहा है पेपर का तो सारे बच्चों के लिए बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो सारे के लिए कम हो रहा है, तो वही तो चीज हो रही है मेरे भाई। डरने की जरूरत ही नहीं है, सब बच्चों के लिए टफ होने वाला है। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन जो 1 मार्क पर क्वेश्चन रहने वाला है मेरे भाई, वो 30 मिनट्स में आपको करने हैं। 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आपको 30 मिनट में करने हैं। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा मेरे भाई, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन का,
ये आधा पार्ट आपका कवर करता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं और 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है। तो अगर इंग्लिश को लेके किसी बच्चे को डाउट है कि कैसे सर 60 मिनट में हम 100 क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते, तो इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसका भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चंस है, 2 घंटे का समय मिलेगा, फटाक से आप कर सकते हैं जितने आपसे होते हैं। ये चीज़ें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है मेरे भाई, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रख लेना। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर आपका रहने वाला है। ये एग्जाम पैटर्न को लेके चीजें हो जाती है कि पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो क्या होगा। फिर हम बात करते हैं स्किल टेस्ट की कि भाई स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होगा उसमें क्या होता है। सर जी, पहली बात तो ये मैंडेटरी होता है, देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके मार्क्स जो है ना वो नहीं जुड़ते हैं फाइनल सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ पहले पेपर के बेसिस पे होता है, उसमें जितने नंबर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। ठीक है, ये देखो दूसरा पॉइंट समझा दिया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको 10 मिनट का डिक्टेशन मिलेगा, वो आपको लिखना है, फिर आपको उससे वापस रिवर्स में लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें आप सभी स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट्स को पता होती है। ठीक है, अगर ग्रेड डी की बात करें मेरे भाई तो 80 वर्ड पर मिनट, ग्रेड सी की बात करें तो 100 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में आपका 80 वर्ड 50 मिनट में, इंग्लिश में यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट 100 मिनट में मेरे भाई 40 मिनट में, हिंदी में 100 वर्ड पर मिनट 55 मिनट में, और यहाँ पे हिंदी में 80 65 मिनट में। तो ये टाइमिंग कितना लगेगा ट्रांसक्रिप्शन में और ये स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या स्टेप रहता है, कैसे एक एक करके सिलेक्शन की ओर हमें बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले मेरे भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं, लेकिन इन पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, क्यों ध्यान नहीं देना मेरे भाई, मेरिट पहले ही पेपर से बन रही, तो क्या सिर्फ मिनिमम नंबर लाके किसी का सिलेक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको टारगेट करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये बात हो जाती है। सबसे पहले आपका पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका 200 क्वेश्चन का रहेगा, 2 घंटे का समय। ठीक है, उसके बाद में क्वालिफाइंग नेचर का स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का मेरे भाई, उस पर ध्यान दे देना। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेरिट कम प्रेफरेंस फॉर्म आपके निकाले जाएंगे और फाइनल एलोकेशन आपका हो जाएगा कि कहाँ कहाँ मिलेगा। अब अगर बात करें कि अगर कोई बंदा टाई कर जाता है, ठीक है, लास्ट मान लीजिए 114 नंबर पे कट ऑफ जा रही है आपकी, मान लेते हैं एक बार के लिए 114 पे कट ऑफ गई है आपकी, और वहां पे 2 बंदे हैं, सेलेक्ट एक को ही करना है। तो किस बेसिस पे किया जाता है? सबसे पहले उनमें देखा जाता है कि इंग्लिश के मार्क्स किसकी ज्यादा है। ठीक है ना, फिर इस हिसाब से आपका बढ़ता जाता है, फिर दूसरी चीजें देखी जाती है। सबसे पहले इंग्लिश देखी जाती है मेरे भाई, तो इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में ये आपको पता लग गया होगा। और 100 नंबर 100 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के ही आते हैं 200 में से, उससे भी इंपॉर्टेंस आपको पता लग जानी चाहिए। तो इंग्लिश को बिल्कुल ही आप हल्के में नहीं ले सकते। अब लास्ट बात कर लेते हैं, सारे जो रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, तैयारी स्टार्ट करने से पहले, एक एक करके सारे रूल्स को पढ़ लेते हैं मेरे भाई। ध्यान से देखो, एक कैंडिडेट को एक ही फॉर्म करना है फिल मेरे भाई। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस फिल करने की कोशिश करते हो, कैंसिलेशन आपको हो जाएगा। तो एक ही फॉर्म बनना है, ठीक है ना, डेढ़ होशियार नहीं बनना है किसी को भी। नाम, डीओबी, पापा का नाम मेरे भाई, मदर्स नेम, ये सारे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए। 10वीं की जो आपकी मार्कशीट रहने वाली है उससे मैच करनी चाहिए। नाम अलग गलती से भी मत फिल कर देना, ठीक है। और जो फोटोग्राफ होगा मेरे भाई वो लाइव कैप्चर होगा आपका, पहले से जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है ना वो नहीं चलेगा। फॉर्म फिल करते टाइम आपको फोटो लाइव लेना पड़ेगा। और फोटो में मेरे भाई कैप नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मास्क भी नहीं होना चाहिए। फोटो का खास तौर पे ध्यान रख लेना। बच्चे क्या करते हैं कि चश्मा ले लेते, ठीक है, साथ में और फोटो ले लेते हैं, वहां पे रिजेक्ट हो जाता है। कैप लगा लेते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीजों को खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। और जो एग्जाम सेंटर्स के लिए उसे 3 प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा। मान लीजिए राजस्थान के बंदे हैं तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर इस हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल दिया है मैंने, तो आप अपने हिसाब से 3 सिटी का प्रेफरेंस यहां पे भर सकते हैं। और आंसर की जो आपकी आएगी उसको चैलेंज करने के
₹50 लगेंगे हर एक क्वेश्चन को लेके, और वो रिफंड नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर वो रियल में गलत है ना तो भी वो रिफंड नहीं होते। और एसएससी ने एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दी है मेरे भाई कि अगर एक स्टूडेंट ने भी किसी क्वेश्चन पे अपनी क्वेरी लगा दी है कि ये गलत है सर जी, देख के बताओ, तो एसएससी वालों को अगर वो गलत मिलता है तो वो सबको बेनिफिट मिलेगा उस क्वेश्चन का, सबको उस क्वेश्चन का बेनिफिट मिलने वाला है, ये जरूर ध्यान रख लेना। तो ज्यादा बच्चों को लगाने की जरूरत नहीं है। होता क्या है ना कि कोचिंग सेंटर्स के जो लोग होते हैं वो गलत क्वेश्चन देख के वो अपने आप वहां पे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ठीक है सर जी, चैलेंज वो कर देते हैं कोचिंग वाले, आपको अलग से पैसे देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर सिलेक्शन के बाद में 2 साल का यहाँ प्रोबेशन पीरियड आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया आपको सर्विस मिलेगी, कहीं पे भी हो सकता है इंडिया में पोस्टिंग। तो पोस्टिंग से अगर डरते हो मेरे भाई कि दूर होगी क्या होगी, तो नंबर अच्छे लेके आना और होम पोस्टिंग ले जाना, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। और अगर एग्जाम हॉल में आप मोबाइल ले जाते हो, कौन गधा होगा जो एग्जाम में मोबाइल ले जाएगा मेरे भाई, उसको 3 से 5 साल के लिए एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है कि 3 से 5 साल तक वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। और अगर अनफेयर मीन्स या फिर इन पर्सनेशन मतलब किसी और की जगह आप जाके बैठ जाते हो तो उसको 7 साल तक इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, किसी भी एग्जाम की बात कर ले। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे खत्म होती है मेरे भाई। इसके अलावा एक आंसर की के चैलेंज को लेके छोटी सी बात रह जाती है। आंसर की जो चैलेंज करते हैं ना मेरे भाई, उसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए। इस बार एसएससी ने क्लियर किया है कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए गलत है, ठीक है, तो सबको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, सबको बेनिफिट मिलेगा, ध्यान में रखना। और एक ऐसा हो जाए कि 2 ऑप्शन सही है वहां पे, अगर 2 ऑप्शन सही है तो उनमें से कोई सा भी आपने अगर एक चूज किया है, अगर ए और सी सही है, किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है, तो अगर आपने ए सही किया है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने सी सही किया है आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने बी डी सही किया है ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये एक पॉइंट एसएससी ने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे क्या चीजें समझ में आ रही है? एक ये है कि मेरे भाई ट्रांसलेशन में अगर दिक्कत है, किस में दिक्कत है मेरे भाई, ट्रांसलेशन में अगर दिक्कत होती है एग्जाम में, पेपर में, मान लीजिए हिंदी में गलत है या इंग्लिश में गलत है, अगर इंग्लिश में गलत है तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, अगर हिंदी में गलत है तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो इसी के साथ मेरे भाई आज का वीडियो हम यहीं कंक्लूड करेंगे। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी को लेके तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना अपना कमेंट, अपना डाउट मेरे भाई। और ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, हर एक इंफॉर्मेशन आपको वहां पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मिलते हैं आगे किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद।